बाल्कन का एक विविध इतिहास है जो पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के बीच और निकट पूर्व के द्वार स्थित है। सदियों से यहाँ संस्कृतियों और धर्मों के बीच संघर्ष हो रहे हैं, जिसने प्रत्येक पीढ़ी में अविश्वास और घृणा उत्पन्न की है, जो बाहर निकलने के लिए तत्पर है। 1990 के दशक में जब एक राष्ट्र साथ में विभाजित हो रहा था, पुरानी शिकायतें भयानक ढंग से फिर से उभरीं। यह युद्ध ने तीसरे राइख के बाद के यूरोपीय अत्याचारों को फिर से उभारा। युद्ध ने न केवल दुनिया की बड़ी शक्तियों को खींच लिया, बल्कि उनकी कमजोरियों को भी प्रकट कर दिया था। क्षेत्र के बाहर कुछ ही लोग समझ पाए। इस एपिसोड में हम 1990 के दशक के बोस्नियाई युद्ध की इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और क्या त्रासदी को रोकने के लिए अधिक किया जा सकता था पर विचार करेंगे। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड 1945 में आपका स्वागत है। उन्नीस सौ के दशक में वर्षों का विस्थापन, शांतिपूर्ण पुनर्वास और नरसंहार ने क्षेत्र की जातीय संरचना और सांस्कृतिक धार्मिक विभाजन पर गहरा प्रभाव डाला। 1910 के प्रारंभिक वर्षों में यह क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ बन गया, खासकर ऑस्ट्रो हंगेरियन नियंत्रित बोस्निया में, जहां बड़ा हिस्सा सर्बियाई था। सर्बिया इस प्रकार थोड़ी खास थी कि यह वहां का एक स्वतंत्र राष्ट्र था। 8 जून 1914 को इतिहास की किताबों में नाम दर्ज होने वाले सर्बियाई राष्ट्रवादी गवरिलो प्रिंसिप ने हत्या की योजना में भाग लिया। ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और पत्नी की हत्या की योजना में साराजेवो, बोस्निया में भाग लिया। यद्यपि ल्यूक की प्रारंभिक योजना अनुसार नहीं चली, लेकिन उसी दिन बाद में आर्चड्यूक के ड्राइवर ने गलती से वही कैफे पहुंच दिया जहां प्रिंसिप छुप रहा था, जिस पर ल्यूक ने मुस्कुराया। युवा बोस्नियाई सर्ब ने अपनी पिस्तौल से कार पर गोली चलाकर अपने लक्ष्यों को मारा, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क गई। युद्ध के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के विघटन के साथ विजयी सहयोगी खुद को बाल्कन में राष्ट्र निर्माण में शामिल पाया। राष्ट्रवादी संघर्ष में क्षेत्र को विस्फोट से बचाने की कोशिश में और जातीय हिंसा। यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र की विविधता को देखते हुए इसे एकजुट करना बेहतर था। पीटर आई के नेतृत्व में एक बैनर के नीचे और सर्बिया की शाखा के रूप में व्यवस्थित किया गया, जिससे सर्बियाई शाही परिवार को फायदा हुआ, और फिर राजा अलेक्जेंडर वाई। इस व्यवस्था का स्वागत सभी द्वारा नहीं किया गया। कुछ स्वतंत्रता और संस्कृति के क्षरण से डर रहे थे या साम्यवाद या लोकतंत्र को अपना रहे थे। अलेक्जेंडर ने हत्या की कोशिशों और राजनीतिक अशांति का सामना किया, जब तक उन्होंने 1899 में संसद को स्थगित नहीं कर दिया और खुद को तानाशाह घोषित नहीं किया। उन्होंने 3 अक्टूबर 1919 को अपने राज्य का नाम यूगोस्लाविया का साम्राज्य रखा, का मोटे तौर पर मतलब दक्षिण स्लावों की भूमि। हालांकि 1930 के दशक में प्रतिरोध जारी रहा, गैर सर्बियाई और मुस्लिम क्षेत्रों में निवेश की कमी के कारण, जिससे यूगोस्लाविया के बाकी हिस्से गरीब और उच्च अशिक्षा और मृत्यु दर से पीड़ित रहे। इसने क्रोएशिया और बोस्निया के विभाजन और गहराई को बढ़ाया, खासकर उनकी मुस्लिम आबादी में, ऐसा कि जब तीसरे राइख ने 6 अप्रैल 1941 को हमला किया, कुछ समूह जर्मनों और सहयोगियों के साथ काम करने को तैयार थे। स्वतंत्रता का वादा, या कम से कम इसकी किसी रूप का। प्रो-फासीवादी क्रोएशियाई अधिकारी आक्रमणकारियों में सहयोग करने, बोस्निया और सर्ब भूमि में स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। इसके बदले में वे गैर क्रोएशियाई यहूदियों और रोमा जिप्सियों की हत्या में शामिल हो रहे थे, अपने नाजी मालिकों की ओर से। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अधिकारियों और सहयोगी यूगोस्लावियनों के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जैसा कि अधिकांश कब्जे वाले देशों में हुआ। कई समूह अपने राजनीतिक आदर्शों, जैसे प्रो मोनार्किस्ट, लोकतंत्र समर्थक या क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग करने वाले राष्ट्रवादी, पर आधारित थे। लेकिन अब तक सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट रहे, जोसिप ब्रोज टीटो की अगुवाई में। टीटो के कम्युनिस्ट सबसे अच्छे संगठित और सबसे सफल प्रतिरोध बलों में से थे, यहां तक कि उन्होंने जर्मन बलों के खिलाफ हल्के हमले मिशनों को अंजाम देने के लिए एक प्रारंभिक वायुसेना भी स्थापित की।
द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों के बाद लोगों के समर्थन और सोवियत संघ के सहयोग से यूगोस्लाविया का पुनर्जन्म हुआ। वहां कम्युनिज्म के बैनर के तहत टीटो को सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित किया गया। यद्यपि देश मॉस्को के प्रभाव क्षेत्र में पूर्वी यूरोप में था, यूगोस्लाविया सिर्फ एक और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन का कठपुतली राज्य नहीं था। वास्तव में 1960 की दशक के दौरान टीटो ने खुद को पश्चिम और दक्षिणी नाटो और अपने मॉस्को सहयोगियों के खिलाफ सुरक्षित करते हुए पाया। उत्तर और पूर्व में आंतरिक रूप से टीटो ने युद्ध के तुरंत बाद लोहे की मुट्ठी से शासन किया। उन्होंने मान्यता दी कि यह अनिश्चित काल नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने यूगोस्लाविया को 6 नाममात्र गणराज्यों में विभाजित कर दिया। क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और मैसेडोनिया उनके सरकार के साथ संघीय क्षमता में काम करते समय विवादों की देखभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा की बनावट और यूगोस्लावियाई लोगों की प्रतिनिधित्व करना। सरकार ने अत्यधिक नौकरशाही के साथ यूगोस्लाव जीवन और उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे व्यक्तिगत शक्ति कम हो गई और टीटो की स्थिति मजबूत हुई। 4 मई 1980 में जोसेफ टीटो का निधन हो गया। टीटो की मृत्यु को यूगोस्लाविया के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। उन्हें राजनीतिक रूप से एकीकृत शक्ति के रूप में देखा जाता है और जातीय रूप से विविध राष्ट्र को एकजुट रखती थी। हालांकि यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि कई कारकों ने टीटो की मृत्यु से पहले और बाद में अंततः टूटने में योगदान दिया। टीटो ने स्वयं माना कि 1970 के दशक में उनका देश टूट रहा था, तब तक जब तक उन्होंने तेजी से कार्रवाई नहीं की, व्यापक राजनीतिक सुधारों की शुरुआत की। 21 फरवरी 1974 को टीटो का चौथा और अंततः अंतिम संविधान कानून में लागू किया गया। संविधान जटिल और दूरगामी था। उद्योग और कृषि में स्वनियंत्रण बढ़ाया गया था और समाजवादी आदर्शों का पालन किया गया था। सर्बिया के 2 प्रांत कोसोवो और वोजवोडिना ने विवादास्पद रूप से बढ़ी हुई स्वायत्तता प्राप्त की। सर्बियाई संसद में वीटो शक्ति सहित फिर भी उनकी जातीय संरचना मुख्यतः अल्बानियाई और मुस्लिम धर्म की थी। कई कदम युगोस्लाव गणराज्यों में स्वतंत्रता आंदोलनों को शांत करने की दिशा में गए, जो 1970 के दशक के दूसरे भाग में दिखाई दिए, क्योंकि युगोस्लाविया ने आर्थिक स्थिरता का आनंद लिया और राजनीतिक रूप से संविधान ने संघीय सरकार की शक्ति कम करके प्रत्येक गणराज्य को अधिक पहचान और स्वायत्तता की अनुभूति दी। हालांकि स्वयं सर्बिया ने सुधारों का स्वागत नहीं किया। उन्होंने अपने प्रभाव पर कमजोरी महसूस की और बोस्निया, क्रोएशिया जैसे मुस्लिम गणराज्यों में रहने वाले जातीय सर्बों के भविष्य के लिए डर भी व्यक्त किया। टीटो की मृत्यु और उनके सुधारों के बाद युगोस्लावियाई राजनीति में शक्ति शून्य उत्पन्न हुआ, जहां संघीय सरकार के सदस्य अपने गणराज्यों की जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगे, जिससे राष्ट्रीय पहचान की भावना बढ़ गई उन व्यक्तिगत गणराज्यों में। इस समस्या में जोड़ते हुए कोसोवो में बढ़ती अशांति थी, जिसने युगोस्लावियाई गणराज्य के रूप में मान्यता की मांग शुरू कर दी, जिसका सर्बियाई लोगों ने कड़ा विरोध किया। पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई सर्ब और बहुसंख्यक अल्बानियाई के बीच कोसोवो में तनाव। 1980 के दशक में जनसंख्या बढ़ने लगी और ऐसा ही दृश्य अन्य गणराज्यों में भी देखा गया। 1987 में सर्बिया में एक व्यक्ति सामने आया, जिसका नाम पीड़ा का पर्याय बन गया, क्षेत्र की 1990 की पीड़ा। स्लोबोदान मिलोसेविच, एक कट्टर कम्युनिस्ट, का जन्म 29 अगस्त 1941 को सर्बिया में मोंटेनेग्रिन माता पिता के यहां हुआ था। 1970 और 80 के दशक में वे सर्बियाई राजनीति के उभरते सितारे बने थे। उनकी नौकरशाही विरोधी सुधार और कोसोवो, वोजवोदिना और मोंटेनेग्रो में सत्ता पुनर्संरचना के आह्वानों के कारण वे सर्बिया में लोकप्रिय हुए थे। उस समय एक बार मजबूत कम्युनिस्ट देश एक ऐसी लहर में फंस गया था जो एंटी कम्युनिस्ट क्रांति की शुरुआत कर रही थी। जब पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की शक्ति कम होने लगी, उसने भी सुधार किए, जो अंततः उसके टूटने का कारण बने। 1990 के दशक में युगोस्लाविया की संघीय प्राधिकरण का सम्मान मुख्यतः सर्बिया, मोंटेनेग्रो और उनके संस्कृति के पालक जातीय सर्बों तक ही सीमित था। क्रोएशिया में
राष्ट्रवादी क्रोएशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसके नेता फ्रांजो टुज़मन थे, सत्ता में आया, नारे के अधीन। क्रोएशिया की रक्षा करना मिलोशेविच से, साथ ही गणराज्य की सीमाओं के भीतर वाले जातीय सर्बों से। संकट के उपरांत स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने स्वतंत्रता के लिए मतदान किया और जल्द ही इसके बाद बोस्निया ने भी, लेकिन यूगोस्लावियाई सेना का विरोध उच्च था, जो अब शक्तिहीन हो गई थी। संघीय सरकार पर आपातकाल घोषित करने और स्वतंत्रता आंदोलनों को दबाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। हालांकि क्रोएशिया और स्लोवेनिया ने 25 जून 1989 को टिटो के 1950-4 के संविधान का उल्लंघन करते हुए स्वतंत्रता की घोषणा की, क्योंकि उन्हें गणराज्यों का सर्वसम्मति समर्थन मिला ही नहीं था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने स्थिति को मध्यस्थता करने का प्रयास किया, लेकिन नव स्वतंत्र राज्यों और मुख्य रूप से सर्बियाई नियंत्रित यूगोस्लावियाई सेना JNA के बीच हिंसा जल्दी भड़क उठी। दिसंबर 1979 में 34 वर्षों के बाद पुनः एकीकृत होने वाली जर्मनी ने नाटकीय कदम उठाया। पूर्व और पश्चिम के विभाजन के बाद क्रोएशिया और स्लोवेनिया को स्वतंत्र राष्ट्र माना गया। JNA ने युद्ध जारी रखा, भूमि पर कब्जा बनाए रखने के प्रयास में, लेकिन यह व्यर्थ था और अब यूगोस्लाविया ने औपचारिक रूप से टूटना शुरू कर दिया। 1990 में JNA बड़े पैमाने पर युद्ध से पीछे हटेगा, पर जातीय संघर्ष बने रहेंगे। अपने नए सरकारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, या तो मातृभूमि में वापसी की आशा में या स्वतंत्र राज्य बनाने की। उसी समय बोस्निया में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी और हर्जेगोविना, इस क्षेत्र में विविध मुसलमान जनसंख्या थी, जिन्हें बाद में बोस्नियाक्स, बोस्नियाई सर्ब और बोस्नियाई क्रोएट्स कहा गया। 1970 और 80 के दशक में मुसलमानों की जनसंख्या में तीनों समूहों के बीच तेज वृद्धि हुई, क्योंकि यूगोस्लाविया ने अन्य दो समूहों का बड़ा प्रवास देखा और यह डर बढ़ा कि यूगोस्लाविया एक संघीय इकाई टूटने की कगार पर था। फिर भी दोनों की प्रमुख जनसंख्या पीछे रही, अधिकतर आपसी सुरक्षा के लिए एन्क्लेव में संगठित हुई, परंतु बोस्नियाक्स के साथ बड़े क्षेत्रों की भूमि भी साझा की। जैसे ही क्रोएशिया के साथ स्थिति सामने आ रही थी, बोस्निया में सरकार के लिए चुनाव हो रहे थे, जिसमें प्रत्येक समूह के उम्मीदवार थे। विचारित प्रस्ताव और उनके परिणाम जो गणराज्य की नस्लीय संरचना को बड़े पैमाने पर दर्शा रहे थे। फलस्वरूप एक त्रिपक्षीय सरकार बनाई गई, जिसमें बोस्नियाक अलीजा इजेटबेगोविच ने संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। लेकिन बोस्नियाई सर्बों के साथ तनाव, क्रोएशिया में लड़ाई के बाद सरकार एक कार्यशील इकाई के रूप में काफी खराब हुई। रादोवान क्राटजिक के नेतृत्व में बोस्नियाई सर्बों ने सर्ब नियंत्रित क्षेत्र में अपने स्वायत्त क्षेत्र स्थापित किए, जिन्हें JNA ने अनौपचारिक रूप से समर्थित किया। दिसंबर 1999 में इसी तरह के बोस्नियाई क्रोएट स्वायत्त क्षेत्र बने। जर्मनी ने पहले क्रोएशिया और स्लोवेनिया की स्वतंत्रता मान्य की थी, इसलिए यूरोपीय समुदाय ने बोस्निया और हर्जेगोविना को स्वतंत्रता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसने 1992 का फरवरी में जनमत संग्रह का समर्थन किया। क्राटजिक ने इसे पूरी तरह से अस्वीकृत किया और बोस्नियाई सर्बों को परिणाम खराब करने में भाग नहीं लेने का निर्देश दिया। लगभग सभी मतदाताओं ने, जिन्होंने वोट डाला, स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया, जिससे राष्ट्रपति इजेटबेगोविच ने 3 मार्च 1990 को इसकी घोषणा की। अगले महीने 7 अप्रैल को यूरोपीय समुदाय और अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता दी, जिससे सर्बों की यूगोस्लाविया के विघटन की साजिश सिद्धांत को बल मिला। पश्चिमी खुफिया एजेंसियां CIA और MI6 द्वारा रची गई थीं। पश्चिम से सहयोग की आशा में बोस्नियाई सर्ब अर्धसैनिक समूहों ने हथियारबंद होकर अपने एन्क्लेव में रक्षात्मक स्थिति ली, जैसा कि कई बोस्नियाई क्रोट्स ने भी किया। 5 अप्रैल को उन्होंने राजधानी साराजेवो को घेरा ताकि निवासियों पर घेराबंदी की जा सके। कई अन्य कस्बे और शहरों पर भी घेरा डाला गया और उन्हें लगातार गोलाबारी और स्नाइपर फायर से जूझना पड़ा। यूरोपीय समुदाय ने बढ़ते संकट को सुलझाने का प्रयास किया, परंतु बोस्नियाई सर्ब बलों के भूमि पर कब्जा मजबूत करने के कारण युद्ध शुरू हो गया। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में हजारों बोस्नियाक्स और क्रोएट्स को निष्कासित करते समय, जिसे बाद में जातीय सफाई के रूप में जाना जाएगा,
बोस्निया युद्ध शुरू हुआ। पश्चिम के लिए 1990 का दशक आशावादी था। शीत युद्ध यूरोप की महाशक्तियों और उनके सहयोगियों के बीच बिना सीधे सैन्य संघर्ष के विस्फोट के साथ समाप्त हुआ था, पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक क्रांति के साथ। जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ और 1990 में सद्दाम हुसैन के इराक के कुवैत पर हमले को, जो दशकों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट था, अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन ने तेजी से ठीक कर दिया। उन्होंने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो 10 साल पहले विज्ञान कथा जैसी लगती थी और जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके साथ नाटो सैन्य गठबंधन उस समय सबसे उन्नत, सक्षम और प्रमुख सैन्य शक्ति थे। इस बात को मानते हुए कई लोगों ने पूछा कि पश्चिमी यूरोप की शक्तियां अपने दरवाजे पर हो रहे संकट का क्या सामना करने जा रही थीं। नाटो अभी भी अपनी सीमाओं की रक्षा की अवधारणा में फंसा हुआ था और यूगोस्लाविया से सीधे खतरे के बिना स्थिति वैसी की वैसी रही। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने खाड़ी युद्ध की सफलता के बाद समान रूप से भयावह स्थिति वाले सोमालिया पर ध्यान केंद्रित किया, जहां अमेरिकी सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सहायता कर रहे थे, जिन्हें हथियारों की कमी थी। मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश के दौरान सोमाली सरदारों ने उन पर हमला किया। युगोस्लाविया में जो स्थिति सोमालिया से भी जटिल थी, उसने जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन सरकार के कई लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं बनाया। इस अनिच्छा के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता पहुंचाने में शामिल होने पर मजबूरी महसूस की। संयुक्त राष्ट्र संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, जहां सभी को संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों द्वारा निरस्त्र किया जाएगा, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा प्राप्त होगी। इससे सुरक्षा परिषद ने 21 फरवरी 1992 को प्रस्ताव 743 पारित किया और यह क्रोएशिया की स्थिति पर केंद्रित था, क्योंकि स्वतंत्र क्रोएट सेना और जेने के बीच लड़ाई रुकी और वार्ताएं शुरू हुईं। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक क्रोएशिया में 3 सुरक्षित स्थलों की सुरक्षा पर केंद्रित थे, जहां सुरक्षित रूप से वार्ताएं शुरू की जा सकती थीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल यूएनप्रोफोर ने 1990 में जेने सैनिकों की क्रोएशिया से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की, लेकिन कई सर्ब लोगों ने समझौते को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसने क्रोएशिया की युगोस्लाविया से स्वतंत्रता की सुरक्षा की। इसलिए उन्होंने सर्बिया में अपने समर्थकों के सहयोग से प्रतिरोध अभियान जारी रखा, क्रोएशियाई सरकारी बलों और गैर सर्ब बस्तियों पर हमले किए और मानवीय सहायता के काफिले पर भी। बोस्निया और हर्जेगोविना सरकार और बोस्नियाई सर्बों के बीच बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जून 1992 तक संयुक्त राष्ट्र संरक्षण बल का मिशन नए स्वतंत्र देश में विस्तारित कर दिया गया। हालांकि क्रोएशिया में कोई युद्ध विराम नहीं था। संयुक्त राष्ट्र के बोस्निया और हर्जेगोविना मिशन को शांति सैनिक संघर्ष में उलझने से बचने के लिए एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी, जिसका मजबूत विरोध सभी पक्षों ने किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बलों का पहला कार्य बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हवाई अड्डे की सुरक्षा और एक हवाई पुल की स्थापना थी, जिससे स्थिर धारा की अनुमति मिल सके। यह 5 जून 1992 में शुरू हुआ और बाद में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जैसी एजेंसियों के सहायता काफिलों की सुरक्षा के लिए विस्तारित किया गया। इस खतरनाक अभियान में शामिल शांति सैनिकों को अपनी रक्षा के लिए हमले का सामना करने की अनुमति थी, लेकिन हिंसा को शुरू होने से रोकने में उनकी क्षमता सीमित थी। इसको पहचानते हुए बोस्नियाई सर्ब बल अक्सर सड़कों पर चेक पॉइंट स्थापित करके काफिलों को निराश करने की कोशिश करते थे, जहां लंबी बातचीत करनी पड़ती थी। चूंकि बोस्नियाई सर्ब तकनीकी रूप से काफिलों पर हमला नहीं कर रहे थे, शांति सैनिकों को गोली चलाने का अधिकार नहीं था, जिससे कुछ काफिले फंस गए। दुनिया के बोस्निया की स्वतंत्रता को मान्यता देने पर प्रतिक्रिया में बोस्नियाई सर्ब ने बान्या लुका में सभा करके बोस्निया और हर्जेगोविना के सभी सरकारी संबंधों का समापन की घोषणा की। सर्ब भूमि ने अपना नाम रिपब्लिका स्रप्स्का रख लिया, ताकि वह मुस्लिम देश से जिससे युद्ध चल रहा था अलग हो सके। लेकिन स्वतंत्रता की बजाय उन्होंने एक महान सर्बिया की अवधारणा को अपनाया, जो पड़ोसी राज्यों में सर्ब नियंत्रित भूमि को अवशोषित करके एक बड़ा सर्बियाई राज्य बना रही थी। बोस्निया और हर्जेगोविना की घटनाओं को समझने के लिए
युद्धरत गुटों में धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उत्पन्न हुई गहरी घृणा की महत्वता को समझना महत्वपूर्ण है। बिल्जाना प्लावजिक एक बोस्नियाई सर्ब प्रोफेसर और रिपब्लिका स्रब्स्का की पूर्व उपाध्यक्ष थीं, जिन्होंने युद्ध का वैज्ञानिक आधार पर समर्थन किया, जो लगभग 50 साल पहले तीसरे राय की बयानबाजी की गूंज थी। संघर्ष में जब उनसे शांति समझौते पर बातचीत करने की बात पूछी गई, उन्होंने उत्तर दिया कि इस्लाम को अपनाने वाली यह आनुवंशिक विकृत सामग्री थी और अब निश्चित रूप से प्रत्येक उत्तरवर्ती पीढ़ी के साथ यह और भी बदतर होता जाता है। यह बस खुद को व्यक्त करता है और उनके जीन में सोचने के तरीके को निर्धारित करता है। सदियों के दौरान जीन और अधिक खराब हुए। इस मानसिकता के साथ नाजी आर्यन नस्ल की तरह बोस्नियाई सर्ब घोर अत्याचार करने में समर्थ थे, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को मानवता से बाहर माना था। 1 मार्च 1992 को साराजेवो में एक मुस्लिम बंदूकधारी ने बोस्नियाई सर्ब शादी के जुलूस पर गोली चलाई, जब कुछ मेहमान सर्बियाई झंडे लहराते देखे गए। अगले दिन दोनों आबादी के मिलिशिया भिड़े और 12 लोग मारे गए। लग रहा था कि सिर्फ खून ही विवाद सुलझा सकता है। इसीलिए जब बोस्नियाई सर्बों ने युद्ध की योजना तैयार की, तो वे राजधानी की मुस्लिम आबादी को निष्कासित करने पर ध्यान केंद्रित किया, यह मानते हुए कि ऐसा करके वे कहीं भी और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को भी बाहर कर सकते हैं। इस लक्ष्य के साथ 5 अप्रैल से पहले उन्होंने शहर के चारों ओर गुप्त बंकर बनाए, जिनसे हमला कर सकते थे जो व्यक्ति प्रवेश या निकास करने और हमला करने का प्रयास कर रहा हो शहर की आबादी पर। बोस्नियाई सर्ब बल जल्दबाजी में व्यवस्थित बोस्नियाक मिलिशिया से बेहतर थे, जो शहर की सुरक्षा कर रहे थे, परंतु उनकी संख्या कम थी, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक घेराबंदी कर आबादी को भूखे और थकाने की कोशिश की। शुरुआत में बोस्नियाई सर्ब ने मिलिटिन कुकेनजाक के कमान में जेएनए के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और शहर के मुस्लिम इलाकों को निशाना बनाया। सर्ब बलों ने घरों को लूटकर जला दिया, जिससे न कैदी लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। यदि कोई क्षेत्र था तो वह भागने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों पुरुष और महिलाएं हिरासत केंद्रों में अलग की गईं। पुरुषों को मारपीट सहनी पड़ी और गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जबकि महिलाओं को, जैसा कि अक्सर ऐसे कड़वे संघर्षों में होता है, बार बार बलात्कार का सामना करना पड़ा। इसी तरह के दृश्य पूरे ग्रामीण इलाकों में हुए और मई तक लगभग आधा बोस्निया सर्ब नियंत्रण में था। मई की 2 तारीख तक शहर पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गया था, लेकिन जेएनए शहर पर कब्जा करने के लिए बार बार प्रयास करने वाले बख्तरबंद स्तंभ, जिन्हें केंद्रीय शक्ति भी नहीं हासिल कर सकी, घेराबंदी और बमबारी को बनाए रखने के लिए मजबूर थे। दुनिया की बढ़ती बोस्निया में रुचि के साथ 18 मई 1999 को कुकेनजाक ने अपने आदमियों को गोलीबारी बंद करने और बोस्नियाई सरकार के साथ वार्ता के बाद वापसी शुरू करने के आदेश दिए। हालांकि इससे घेराबंदी समाप्त नहीं हुई, अब इसे संभाल लिया गया, विशेष रूप से राइटको म्लाडिक के नेतृत्व में बोस्नियाई सर्ब बलों द्वारा। हालांकि यह केवल मिलोसेविच की बेलग्रेड में एक राजनीतिक छल का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने बोस्निया के बाहर जन्मे जेएनए सदस्यों को वापस बुलवाने का आदेश दिया। अन्य लोगों को म्लाडिक के नेतृत्व में स्थानांतरित किया जाएगा। जेएनए सैनिक ने साराजेवो हवाई अड्डे में प्रवेश करने से 2 सप्ताह पहले शहर को आखिरी बार छोड़ा। इस अवधि में जनसंख्या पर गोलाबारी जारी रही। सिर्फ 20 जून को शांति सैनिकों को हवाई अड्डे का नियंत्रण लेने के लिए एक छोटा विराम मिला, जो पहले सर्व नियंत्रण में था। 28 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति मिटरैंड ने पहले पश्चिमी नेता के रूप में मिटरैंड शहर की यात्रा की और तबाही को सीधे देखा। इससे जनसंख्या की कठिनाइयों को सामने लाने में मदद मिली। अब जब दुनिया बाल्कन की घटनाओं को अधिक समझ रही थी, तो द्विदलीय सर्बों से भारी हथियारों का निपटारा और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को सौंपने की मांगें बढ़ रही थीं। सर्ब अब दुनिया में मजबूती से स्थापित हो गए थे। दुनिया उन्हें इस कहानी का खलनायक मानती थी और वो बिना वजह नहीं था। लेकिन इससे बोस्नियाई, क्रोएट और मुस्लिम सैनिकों द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध के नियमहीन होने का तथ्य नजरअंदाज किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों के आगमन ने सर्बों के लिए मामलों को जटिल बना दिया, जिन्हें शहर में उड़ते हुए विमानों को देखना पड़ा, न कि उन लोगों की सहायता करने के साथ साथ जिन्हें वे भूखे मरने की कोशिश कर रहे थे। वे मीडिया को भी लेकर आए, जो चल रही डरावनी घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रहे थे।
लगातार गोलाबारी और स्नाइपिंग की छवियां दुनिया भर के घरों में प्रसारित हो रही थीं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग बढ़ रही थी। 30 अगस्त 1999 को एक भीड़-भाड़ वाले शहर के बाजार में गोले गिरे, जिससे 13 लोग मरे और 100 से अधिक घायल हुए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश उत्पन्न हुआ। एक भीड़-भाड़ वाले शहर के बाजार में गोले गिरे, जिससे 13 लोग मरे और 100 से अधिक घायल हुए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश उत्पन्न हुआ। 3 सितंबर को एक इतालवी वायुसेना का G-222 परिवहन विमान 4 सेवा कर्मियों के साथ साराजेवो की ओर जा रहे समय उस पर कंधे से चलने वाली मिसाइलों का हमला हुआ। इंफ्रारेड निर्देशित हथियारों ने विमान के टर्बोप्रॉप इंजनों को विस्फोट करने के लिए निशाना बनाया। पास में और विमान को घातक रूप से नुकसान पहुंचाते हुए इतालवी पायलटों ने नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और यह एक पहाड़ी से टकरा गया, जिससे बोर्ड पर सभी 4 लोगों की मौत हो गई। पहले तो स्वाभाविक रूप से यह माना गया कि सर्ब जिम्मेदार थे, लेकिन बाद की जांचों ने आरोप लगाए कि वास्तव में बोस्नियाई क्रोएट बल जिम्मेदार थे, क्योंकि विमान उस क्षेत्र में गिरा जो उस समय उनके कब्जे में था, जो शहर से लगभग 27.3 किलोमीटर दूर था। 1 महीने के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशनों पर रोक लग गई, जब तक ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने उन्नत आत्मरक्षा उपायों से सुसज्जित परिवहन के साथ एयर ब्रिज को नहीं स्थापित किया। एक और एहतियात के तौर पर उन्होंने एक मौत को मात देने वाला युद्ध लैंडिंग युद्धाभ्यास किया, जिसे साराजेवो ड्रॉप के नाम से जाना गया, जिसमें वे कंधे से लॉन्च होने वाले SM और एंटी एयरक्राफ्ट गनों की पहुंच से ऊपर की ऊंचाई पर हवाई क्षेत्र के पास पहुंचते थे और फिर रनवे की ओर तेजी से गोता लगाते थे, आखिरी सेकंड में समतल होकर उतरते थे। यह युद्धाभ्यास जमीनी फायरिंग के जोखिम को कम करने में सहायता करता है, लेकिन यदि पायलट इसे गलत तरीके से आंकते हैं तो इसका अपना जोखिम भी होता है। बोस्नियाई क्रोएट्स और बोस्नियाक्स के बीच बढ़ता विभाजन, जिसमें पहले एक संघ बनाने की इच्छा और दूसरे का विरोध, स्थिति को और जटिल बना रहा था। 1990 की दूसरी छमाही में तनाव वृद्धि हुई और अक्टूबर की शुरुआत में बोस्निया हर्जेगोविना के भविष्य पर एक नया युद्ध छिड़ गया। नया साल भी लड़ाई को समाप्त करने का कोई संकेत नहीं दे रहा था, क्योंकि साराजेवो की घेराबंदी जारी रही। कई अन्य कस्बे और शहर भी घेराबंदी में थे, जहां बलों का अंदर प्रवेश असंभव था। जीतने में असमर्थ थे, लेकिन यह विरल जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में असली भयावहता देखने को मिली। 1999 की शुरुआत में सर्ब की बड़ी जीत के साथ दुनिया इस अवधारणा से धीरे धीरे परिचित हो रही थी, जातीय सफाई। इस अवधारणा पर ध्यान देना चाहिए। जातीय सफाई का धारणा नरसंहार से अलग होता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया आमतौर पर इस अंतर को रिपोर्टिंग में स्पष्ट नहीं करता। अंतर प्राथमिक लक्ष्य में है। जातीय सफाई का मुख्य लक्ष्य एक समूह को एक भौगोलिक क्षेत्र से बाहर करना है, न कि उसका शारीरिक विनाश। लड़ाई के दौरान हजारों नागरिक विस्थापित हुए, क्योंकि अब वे खुद को और अपने क्षेत्र को एक अलग जातीय समूह के नियंत्रण में पाया। फिर भी यह सभी गुटों द्वारा किया गया, लेकिन सर्ब अब तक सबसे अधिक सक्रिय थे। हालांकि कुछ के लिए इस समय तक इतनी नफरत थी कि एक ही धर्म या पृष्ठभूमि के नहीं होने वालों का उन्मूलन ही एकमात्र उत्तर था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बोस्निया की लड़ाई और नागरिकों की मौतों की जानकारी मिली, लेकिन रिपोर्टें अक्सर भ्रमित होती थीं। उदाहरण स्वरूप 1990 में सिजेकोवा के युद्ध के समय बोस्नियाई सर्ब अधिकारियों बताया गया कि बोस्नियाक और क्रोएट बलों ने 70 सर्ब नागरिकों की हत्या कर दी। चाहे ये जानबूझकर की गई हत्याएं थीं या नहीं, यह विवादित है। आरोपितों का दावा है कि वे या तो युद्ध में अनजाने में मारे गए थे या सर्बों ने उन्हें जानबूझकर खतरे में डाल दिया था, साराजेवो सरकार को बदनाम करने के लिए। फिर भी प्रतिशोध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कुछ अत्यंत भयानक अत्याचारों के लिए मंच सज गया। झोर्निक क्षेत्र में 800 से अधिक गैर सर्ब और विशेग्राद में 1000 से अधिक लोग मारे गए। सटीक संख्या पर विवाद चल रहा है, परंतु 3000 लोगों की संख्या हो सकती है का दावा किया गया है। बाद में बोस्नियाई सर्बों ने पकड़ी गई महिलाओं और लड़कियों के लिए भयावह बलात्कार शिविरों की स्थापना का नया विचार पेश किया, जो जातीय सफाई प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि इसे एक स्रोत के रूप में देखा जाएगा। यह सर्व सैनिकों के लिए क्रूर मनोरंजन का स्रोत था, साथ ही मुस्लिम आबादी के अस्तित्व को समाप्त करने का उद्देश्य भी था। बदले में बोस्नियाक सैनिकों ने पीछे हटते जेने सैनिकों पर हमला किया।
बेलग्रेड के साथ शांति समझौते के हिस्से के तहत 12 जुलाई 1955 को 69 बोस्नियाइयों को मार दिया गया। सभी लड़ाकों और नागरिकों ने उनके सामने आत्मसमर्पण का प्रयास किया। नागरिकों के जोखिम को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा ने 16 अप्रैल 1999 को परिषद ने प्रस्ताव 819 पारित किया, जिसमें स्रेब्रेनिका को सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया जो हमले या अन्य शत्रुतापूर्ण कार्यों से मुक्त रहेगा, और इसे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों द्वारा लागू किया गया, जिन्होंने प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों को निरस्त्र करने की जिम्मेदारी ली। स्रेब्रेनिका के आकाश को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। अगले महीने इस नीति का विस्तार हुआ, जिसमें बिहाच, गोराजडे, जेपा, तुज्जला और खासकर घेराबंदी में रहने वाली साराजेवो शामिल हुई। संयुक्त राष्ट्र बलों ने शहर से हवाई अड्डे तक सुरंग बनाई, जिससे सहायता बाधा रहित पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन सैन्य परिवहन विमानों के आने के बावजूद भी खाद्य और दवाओं के साथ जो इतिहास का सबसे बड़ा हवाई पुल बन गया, यह कुपोषण और बीमारी से पीड़ित जनसंख्या के लिए था, जिन्हें बोस्नियाई सर्बों की गोलाबारी और स्नाइपिंग से झुलसा रहा था। नाटो देशों ने अधिकांश हवाई पुल और एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम की सुविधा दी। विमान बाल्कन में हवाई गतिविधि की निगरानी करते हुए सैन्य गठबंधन ने खुद को स्थिति में और अधिक घिरा हुआ पाया। मार्च 1999 के मध्य में संकट में एक नया पहलू जुड़ा। कई बोस्नियाक और क्रोएट गांव हल्के विमानों के हवाई हमले के तहत खुद को पाया, और यहां तक कि तेज जेट विमानों द्वारा भी। शुरू में इन्हें मिलोसेविच के कमान वाले यूगोस्लावियाई वायुसेना के जेट माना गया था, सर्बियाई राजधानी बेलग्रेड से, लेकिन बाद में यह स्थापित हुआ कि बोस्नियाई सर्ब बल या सर्बियाई स्वयंसेवक उन्हें चला रहे थे। विमान स्रेब्रेनिका के नो फ्लाई जोन का उल्लंघन करते थे गांवों पर हमला करने के लिए। इससे बोस्नियाई सर्ब पायलटों को और अधिक साहसी बनाने और भविष्य में सुरक्षित क्षेत्रों के लक्ष्यों पर हमला करने की संभावना थी, अगर उन्हें चुनौती नहीं दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने नाटो से अनुरोध किया कि वे युद्धक हवाई गश्त करके जोन को लागू करें। इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन डिनाई फ्लाइट को 2 मार्च 1993 में शुरू किया गया। बोस्नियाई सर्बों के पास खुद बोस्निया में केवल लगभग 32 विमान थे, और ये ज्यादातर हल्के प्रकार के थे, इसीलिए इन्हें कभी भी नाटो के लिए गंभीर खतरा नहीं माना गया। नाटो पायलटों की मुख्य चिंता सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और सर्बिया द्वारा संचालित युगोस्लावियाई वायुसेना के अवशेषों से थी, जो उन्नत मिग 9 फुलक्रम से युक्त थे। सोवियत संघ ने 1980 के दशक में प्रदान किए गए लड़ाकू विमानों से उड़बिना हवाई क्षेत्र से क्या नाटो जेट सीमा पार करके क्रोएशिया में संचालित सर्बों को वापस ले जा सकते थे या नहीं, यह भी मुद्दा था। डेनाई फ्लाइट की शुरुआत दूसरे दिन ही खराब हो गई, जब एक फ्रांसीसी मिराज 2000 लड़ाकू विमान नो फ्लाई जोन समर्थन मिशन में एड्रियाटिक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फिर भी नाटो का हस्तक्षेप निश्चित समाप्ति तिथि के बिना जारी रहा। नई डेमोक्रेट सरकार बिल क्लिंटन की अध्यक्षता में वॉशिंगटन में उम्मीद करती थी कि संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर यह मजबूत प्रतिक्रिया प्रतिशोधात्मक हवाई हमलों की धमकी के साथ शांति प्रयासों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकेगी, चाहे बमबारी जारी रहे या नाटो विमान पर हमला हो। क्लिंटन ने अपने चुनाव अभियान में बाल्कन में बुश की नीति पर हमला करने के लिए बोस्निया की त्रासदी को शामिल किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हो तो वे हवाई हमलों की अनुमति देंगे। इसीलिए उन्होंने सफलतापूर्वक संयुक्त राष्ट्र से नाटो मिशन के विस्तार की अनुमति प्राप्त की। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए हमले के समय निकट हवाई समर्थन शामिल होने के साथ जून 1999 में सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 836 को पारित किया। हालांकि प्रस्ताव ने यह अनिवार्य किया कि नाटो नेताओं का मानना है कि बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के कोई कार्य जो शांति सैनिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है नहीं किया जा सकता। तुरंत हवाई समर्थन की। जब नाटो ने वॉशिंगटन के दबाव में साराजेवो की घेराबंदी समाप्त करने के लिए हवाई अभियान की योजना बनाई, तो यह दोहरी कुंजी व्यवस्था एक और बड़ा मुद्दा बन गई। जबकि डिनाई फ्लाइट बोस्नियाई सर्ब हमले से विमानों को सुरक्षित रखने में सफल थी, हेलीकॉप्टर एक और समस्या थे, क्योंकि उनकी बहुत नीची उड़ान बोस्निया के पहाड़ी क्षेत्रों में रडार पकड़ने में कठिनाई पैदा करती थी। जब विमानों की उड़ान की सूचना मिली तो नाटो और संयुक्त राष्ट्र के बीच की सैन्य कार्रवाई की अनुमति की व्यवस्था ने निराश किया और उन्हें रोकने के प्रयासों में देरी हुई।
बोस्नियाक्स और बोस्नियाई क्रोएट आबादी की बढ़ती शत्रुता ने स्थिति को और जटिल बना दिया था, जिन्होंने अपने क्षेत्र की व्यवस्था की थी। नए राज्य को क्रोएशियाई गणराज्य हर्जेग बोस्निया कहा गया। पूरे 1984 में दोनों समूहों ने कई बदले में एक दूसरे की हत्याएं की। 21 अक्टूबर 1999 को बोस्नियाई क्रोएट सैनिकों ने स्टुपनी डो मध्य बोस्निया में 31 बोस्नियाक नागरिकों की हत्या की, जबकि बोस्नियाक सैनिकों ने एक नरसंहार में 26 क्रोएट्स को मारा। 9 जनवरी 1994 को विटेज के पास बोहिनी कूच में, जिसने क्रोएट्स को 2 सप्ताह बाद विटेज में 27 बोस्नियाक्स को मारने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका के समर्थन से बोस्नियाई प्रधानमंत्री हारिस सिलागिक, क्रोएशियाई विदेश मंत्री माथे ग्रानिक और हर्जेग बोस्निया के राष्ट्रपति ग्रजिमिर जुबैक ने 1994 में वॉशिंगटन डीसी में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसने उस युद्ध के भीतर युद्ध को समाप्त किया और समझौते के अनुसार क्रोएट्स और बोस्नियाक बलों द्वारा कब्जे की गई भूमि को 10 स्वायत्त कैंटनों में बांटा गया, जिससे बोस्निया और हर्जेगोविना का संघ स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य किसी एक पक्ष के प्रभुत्व को रोकना था। 5 फरवरी 1994 को स्थिति तब और बिगड़ गई जब सर्ब बलों ने जानबूझकर साराजेवो के एक बाजार में गोलीबारी की। 122 मिमी मोर्टार के इस्तेमाल से 60 नागरिक मारे गए और 134 घायल हुए, जबकि दोष सर्ब बलों पर थोपा गया। इस घटना की उलझन ऐसी थी कि पश्चिमी जांचकर्ता तय नहीं कर पा रहे थे कि यह बोस्नियाई सर्ब नेतृत्व का सोच समझकर किया गया कार्य था या बोस्नियाई सर्ब बलों के सदस्यों की विद्रोही क्रिया थी, या यहां तक कि बोस्नियाक्स ने खुद ही ऐसा किया हो ताकि नाटो को प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाया जा सके, यह मानते हुए कि सर्ब इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह नाटो के लिए एक सीधी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र के लिए नाटो प्रतिक्रिया देने के लिए उत्सुक था और संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से उन्होंने शहर को घेरे हुए बोस्नियाई सर्बों को एक अल्टीमेटम जारी किया कि अगर उन्होंने अपने भारी हथियार वापस नहीं लिए तो उन्हें नाटो के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बोस्नियाई सर्बों ने पालन किया और हवाई हमलों से बचे, परंतु यह सभी सहभागियों के लिए एक बेहद अशांत और अस्थिर वर्ष की शुरुआत थी। मात्र 3 सप्ताह बाद नाटो और संयुक्त राष्ट्र को फिर चुनौती मिली। 28 फरवरी 1984 को एक ऑपरेशन डिनाई फ्लाइट का हिस्सा बने एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ने पहचाना सर्ब क्षेत्र से नोवी ट्रावनिक के खिलाफ बमबारी मिशन कर रहे 8 विमानों को, जो संयुक्त राष्ट्र के नो फ्लाई जोन का उल्लंघन कर रहे थे। अमेरिकी वायुसेना के 500 F-16C फाइटिंग फॉल्कन्स 26वें फाइटर स्क्वाड्रन ब्लैक नाइट्स को उन्हें रोकने के लिए भेजा गया, जिसमें 4 J-21 जसरे हल्के अटैक जेट्स को मार गिराया गया, जबकि एक 5वां बाद में टकराव में हुए नुकसान के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना ने पहली बार नाटो को गुस्से में लक्ष्य पर हथियार चलाया था, पर यह अंतिम बार नहीं होगा। एक सप्ताह से अधिक समय बाद बोस्नियाई सर्बों ने कंधे से दागी जाने वाली एसएम से स्पेनिश C212 परिवहन विमान पर हमला किया। बावजूद भारी नुकसान के चालक दल ने विमान को सुरक्षित उतारने में सफलता पाई। इसके परिणाम स्वरूप बोस्नियाई सर्बों ने अपने फिक्स्ड विंग अटैक विमान का उपयोग रोकने का निर्णय लिया और बजाय रिपब्लिका सर्ब्सका सैनिकों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया। विवादास्पद रूप से उन्होंने कुछ हेलीकॉप्टरों को संयुक्त राष्ट्र के रंगों में रंगा ताकि बोस्नियाक्स या क्रोएट बल उन्हें नहीं चोट पहुंचा सकें, जबकि वे एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों से छिपने के लिए निम्न स्तर पर उड़ते थे। फिर भी 10 अप्रैल 1994 गोराजदा में संयुक्त राष्ट्र संरक्षण 4 सैनिकों के ब्रिटिश कमांडर जनरल सर माइकल रोज ने नाटो विमानों से हवाई समर्थन के लिए औपचारिक अनुरोध किया। इसलिए नाटो ने अमेरिकी वायुसेना के F-16 विमानों का उपयोग करके एक सर्ब कमांड पोस्ट पर बम गिराने के लिए पहली बार प्रतिक्रिया की। सर्बों ने बोस्नियाई सर्ब अभियानों को कई घंटों के लिए रोक दिया, हवाई हमलों के पैमाने का विश्लेषण किया, फिर गोराजदा पर गोलाबारी शुरू की। उसी समय बोस्नियाई सर्ब नेताओं ने सार्वजनिक रूप से नाटो और संयुक्त राष्ट्र पर लड़ाई में तटस्थ रहने और सभी मानवीय बल होने का दिखावा करने का आरोप लगाया और अब सक्रिय रूप से उनके खिलाफ काम कर रहे थे। सर्ब जनरल राटको म्लादिक ने जनरल रोज से संपर्क कर चेतावनी दी कि और हवाई हमले होने पर उनकी सेनाएं नाटो विमानों पर गोलीबारी शुरू कर देंगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मना किया तो वह रोज की सेना की सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे। अपने शब्दों को साबित करते हुए उन्होंने अपने आदमियों को 150 यूएन शांति सैनिकों को घेरने का आदेश दिया, जिससे वे बंधक बन गए। नाटो ने स्थिति को शांत करने के लिए अपने संचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया, लेकिन भीतर कुछ दिनों में ही उन्हें तथाकथित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षित क्षेत्र में क्रूरतापूर्वक लड़ाई के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने की आवश्यकता हुई। म्लादिक ने अपने सैनिकों को नाटो विमानों पर हमला करने का आदेश दिया। 15 अप्रैल को एक फ्रांसीसी नौसेना के जेट को नुकसान पहुंचाया और अगले दिन एक ब्रिटिश रॉयल नेवी सी हैरियर को गिरा दिया, जिसका पायलट बाहर निकल गया। 20 अप्रैल को स्थिति बिगड़ने के साथ नाटो ने गोराजदा की रक्षा करने वाली बोस्नियाक बलों के पतन के चलते यूएन प्रोफोर सैनिकों के लिए निकट हवाई समर्थन से परे हवाई अभियानों का विस्तार करने में सहमति व्यक्त की। गोराजदा पर बोस्नियाई सर्बों के हमले ने बोरिस येल्त्सिन की रूसी सरकार को नाराज किया, जो पहले उनके कारण गर्मजोशी से समर्थन कर रही थी। नाटो ने एक अल्टीमेटम के साथ निर्णय लिया कि बोस्नियाई सर्ब अपनी मुख्य सेना को गोराजदा केंद्र से 3 किलोमीटर और भारी हथियारों को 20 किलोमीटर दूर वापस ले जाएं। हालांकि जब नाटो ने अल्टीमेटम जारी किया तब संयुक्त राष्ट्र बोस्नियाई सर्बों के साथ युद्ध विराम वार्ता कर रहा था, इसलिए नाटो के हवाई हमले शुरू करने की अनुरोध को वीटो कर दिया। श्रेय किससे मिलना चाहिए, इसकी चिंता के बिना बोस्नियाई सर्ब सैनिक 24 अप्रैल को पीछे हट गए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और नाटो का टकराव अभी भी जारी था, बोस्निया में अपने आचरण को लेकर। इसके दौरान संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों पर हमले होते रहे। 19 अप्रैल को टुल्सा हवाई अड्डे पर डेनिश बलों पर हमला हुआ, जिसका जवाब संयुक्त राष्ट्र के टैंकों ने दिया और 9 सर्ब मरे गए। आने वाले महीनों में नाटो विमानों ने संयुक्त राष्ट्र संरक्षण बल सैनिकों का सहारा देते हुए सतर्क हवाई हमलों को जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अक्टूबर में बोस्नियाक और बोस्नियाई क्रोएट बलों ने बियाच शहर की घेराबंदी को हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया। सर्ब नियंत्रित क्षेत्र के निकटता के कारण सर्बों ने फिक्स्ड विंग विमान का उपयोग पुनः शुरू कर दिया। उदबिना से बोस्नियाक सैनिकों पर तेज गति के हमले करके और फिर सीमा पार भाग जाने के लिए, जानते हुए कि नाटो को क्रोएशियाई हवाई क्षेत्र में उड़ान नहीं भरने की अनुमति नहीं थी। 19 नवंबर 1995 को एक और संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव ने नाटो को बाल्कन से परे हवाई अभियानों का विस्तार करने की अनुमति दी, यदि यह संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का समर्थन करे। बोस्निया में 2 दिन बाद नाटो ने उदबिना के बेस पर बमबारी की, खासकर रनवे को निशाना बनाकर उम्मीद की कि इससे उनके विमानों का उपयोग कम होगा। लेकिन इसके बजाय सर्ब बलों ने अपनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से नाटो विमानों को निशाना बनाया और लगभग 500 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को बंधक बना दिया, जिससे नाटो को वापस रुकना पड़ा, अपने हमलों को रोकना पड़ा, क्योंकि जिमी कार्टर की नेतृत्व वाली शांति प्रयास ने 4 महीने के युद्ध विराम के दौरान उनकी सुरक्षित रिहाई का लक्ष्य रखा। युद्ध विराम ने नाटो और संयुक्त राष्ट्र को बोस्निया की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दी। सैन्य गठबंधन की सामरिक श्रेष्ठता होने पर भी बार बार उनकी विफलता हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों का ढाल के रूप में उपयोग करने के संयोजन में नाटो विमानों को सर्बियाई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाना। नाटो ने स्वच्छंदता से एक सीमित हवाई अभियान की योजना तैयार की, जिसका लक्ष्य सर्बों की वायु रक्षा क्षमता को नष्ट करना था, ताकि नाटो के विमान बिना बाधा के उड़ सकें। बोस्नियाक और सर्ब सैनिकों की लड़ाई फिर शुरू हो गई थी, जब योजनाएं अभी भी अंतिम रूप दी जा रही थीं। मई 1995 साराजेवो के आसपास सर्ब बलों ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों द्वारा इकट्ठा किए गए भारी हथियारों को जब्त किया। इसके बाद अमेरिकी कमांडर रूपर्ट स्मिथ ने उनके नष्ट करने के लिए अमेरिकी और स्पेनिश बम वर्षकों से हवाई हमले की मांग की। अपनी प्रमाणित रणनीति का उपयोग करते हुए 377 संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को होस्तगी में ले लिया गया, जिससे नाटो को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी और उनकी छुटकारा पाने की बातचीत चली। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने अधिक रक्षात्मक स्थिति ली और पूर्व सदस्य जनरल रोज भी शामिल हुए। एसआईएसके ने बंधकों को छुड़ाने और शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए उदार सगाई नियमों के साथ संयुक्त राष्ट्र त्वरित प्रतिक्रिया बल का निर्माण किया। इस दौरान नाटो विमान उड़ान रोकने के क्रम में अपनी गश्त जारी रख रहे थे। 2 जून 1985 को
कैप्टन स्कॉट ओग्रेडी द्वारा उड़ाया गया एक यूएस एयरफोर्स F-16 जो पिछले साल की हवाई लड़ाई में शामिल था, मृकोनजिक ग्राडिन के पास सर्ब नियंत्रित क्षेत्र में एक S-6 मिसाइल द्वारा मार गिराया गया। ओग्रेडी ने इजेक्ट करके बंधक बनाने वाले सर्ब बलों से 6 दिन बचे। अमेरिकी कमांडरों ने प्रतिशोधी हमलों की मांग की, लेकिन इसे अव्यवहारिक माना गया क्योंकि सर्बों ने अभी भी बंधकों को हाथ में था और उन्हें मारना शुरू कर सकते थे। अंत में ओग्रेडी को अमेरिकी मरीन बल द्वारा बचाया गया, जिससे स्थिति में काफी कमी आई और बंधकों की रिहाई जारी रखने की अनुमति मिली। ओग्रेडी की कहानी ने फिल्म बिहाइंड एनिमी लाइंस को प्रेरित किया। हालांकि बोस्नियाई सर्ब नेतृत्व ने पहले भी नाटो के क्रोध का सामना किया है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षित क्षेत्र, विशेष रूप से स्रेब्रेनिका पर हमला करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। स्रेब्रेनिका शहर की सुरक्षा मुख्यतः अपेक्षाकृत हल्के हथियारों से लैस डच बल के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों द्वारा की गई थी। यदि उन पर हमला होता तो वे नाटो विमानों की सुरक्षा पर निर्भर थे। 1995 की गर्मियों में स्रेब्रेनिका नाम अखबारों के पन्नों से गायब हो गया था, हालांकि शहर में भूखे मरने की रिपोर्टें आ रही थीं। जैसा कि एक डच रिपोर्ट जो 15 साल बाद प्रकाशित हुई ने कहा, उद्धरण, स्रेब्रेनिका पूर्वी बोस्निया और हर्जेगोविना में स्थित था, जो भौगोलिक और मानसिक रूप से साराजेवो और जाग्रेब से बहुत दूर था। बाकी दुनिया लड़ाई पर केंद्रित थी, साराजेवो और शांति प्रक्रिया। स्रेब्रेनिका एक सुरक्षित क्षेत्र है। विश्व प्रेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान केवल कभी कभी आकर्षित करने में सफल रहा। यही कारण है कि वहां के डच सैनिक इतने समय तक संचालन और लॉजिस्टिक दृष्टि से गौण रहे और बोस्नियाई सर्ब और मुसलमानों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई में इस एन्क्लेव की महत्ता को देर से पहचाना गया। शहर में तैनात डच सैनिक बिगड़ती स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सहायता काफिले एन्क्लेव में पहुंचने से रोके जा रहे थे। भूख और आसपास के क्षेत्रों में बोस्नियाई सर्बों की गोलाबारी और स्नाइपर फायर के निरंतर डर के साथ अभी भी ताकत वाले लोग सुरक्षित आश्रय के बजाय खुद और परिवार को खिलाने के लिए हिंसा या वेश्यावृत्ति का सहारा ले रहे थे। जो खाना बचा था उतने ही हताश थे, नियमित चिकित्सा आपूर्ति की कमी के साथ। संयुक्त राष्ट्र और नाटो सैनिकों को हस्तक्षेप करने से रोका गया। बोस्नियाक सरकारी बलों द्वारा हमला किया गया। जून में सर्ब लाइनों पर इस उम्मीद में कि प्रयासों को शहर से दूर किया जा सके। यह प्रयास विफल हुआ और 6 जुलाई 1995 को बोस्नियाई सर्बों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षित क्षेत्र पर हमला किया। उन्होंने डच अवलोकन पोस्टों को शीघ्र स्वामित्व में लिया। शांति दूतों ने पीछे हटना या सर्ब बलों के सामने आत्मसमर्पण करना चुना, जिन्होंने दक्षिणी मोर्चे पर जातीय सफाई का कार्य आरंभ किया। डच और बोस्नियाक सैनिकों के एन्क्लेव सुरक्षा प्रयासों के बावजूद बोस्नियाई सर्बों को सफलता मिली और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कम रुचि का सामना करना पड़ा, जो अधिक केंद्रित थे। राजनीतिक प्रयासों पर स्थायी शांति लाने के बजाय उसे उस समय के युद्ध की एक और छोटी आग के रूप में देखा गया। ये 11 जुलाई तक नहीं होगा। नाटो के विमानों ने सर्बियाई प्रगति को रोकने के लिए कार्रवाई की। फिर भी बोस्नियाई सर्बों ने डच और फ्रांसीसी शांति सैनिकों, जिन्हें वे बंधक बना चुके थे, के खिलाफ धमकी दी, जिससे हमले रोकने पड़े। बमबारी उतनी ही तेजी से रुक गई जितनी शुरू हुई थी और उसी रात सर्बों ने शहर पर कब्जा कर लिया, साथ ही नागरिक आबादी भी। बोस्नियाई लोगों का संयुक्त राष्ट्र द्वारा निरस्त्रीकरण। लगभग 25,000 बोस्नियाई शरणार्थियों ने पोटोकारी के डच कमांड पोस्ट में शरण ली, लेकिन सुविधा कम होने के कारण वे वहां रखने के लिए मजबूर हो गए और वे उसके चारों ओर जमा हो गए। डच सैनिक असहाय देखते रहे। बोस्नियाई सर्ब सैनिकों ने लड़कों और पुरुषों को अनियमित रूप से मार दिया। महिलाओं और लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के पश्चात उन्होंने 12 जुलाई की सुबह पुरुषों को महिलाओं से अलग कर दिया। अगले कुछ दिनों में अत्याचार किए जाएंगे जो मध्ययुगीन मानकों के अनुसार भी बर्बर लगते थे, क्योंकि अव्यवस्थित हिंसा। बोस्नियाक नागरिकों के खिलाफ समन्वित प्रयास में हजारों की हत्या की गई। मुख्य ध्यान सैन्य आयु के पुरुषों पर था, लेकिन युवा लड़कों, बुजुर्गों और कई महिलाओं को व्यवस्थित रूप से मारा गया। कुछ लोगों ने जंगलों में छिपने और बोस्नियाक सैनिकों से जुड़ने की कोशिश की, जिसने सर्बों को उन्हें ढूंढने के लिए व्यापक खोज अभियान शुरू करने पर मजबूर किया। उन्हें जब मिला, शायद कभी कैदियों को नहीं लिया। कुल मिलाकर लगभग 8,372 लोगों को बेरहमी से मारा गया।
संयुक्त राष्ट्र और नाटो पर नरसंहार को बिना किसी चुनौती के होने देने के लिए भारी दबाव पड़ा। इसलिए जैसे ही बोस्नियाई सर्ब्स ने सफाई जारी रखी, 16 देशों ने बोस्निया की स्थिति के लिए नए विकल्पों पर विचार करने के लिए 21 जुलाई 1985 में लंदन में एक सम्मेलन की मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस बुतरस-गाली ने सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने शांति सैनिकों को नाटो हवाई हमलों की अनुमति दी यदि वे हमले के शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त नाटो को सुरक्षित क्षेत्रों पर हमले के मामले में दंडात्मक कार्रवाई की अनुमति दी गई थी। नाटो की पहले की योजना सर्ब हवाई रक्षा को निष्क्रिय करने की, यह जल्दी ही एक बड़ी योजना में बदलकर डिलिब्रेट फोर्स कहा गया। इस प्रकार 2-8 अगस्त 1955 को 30 लोग मारे गए। साराजेवो के बाजार में मोर्टार हमले के बाद नाटो को इसे लागू करने की अनुमति मिली और 30 अगस्त को इटली के स्थलों से 400 से अधिक लड़ाकू विमानों की पहली उड़ान भरी गई। एड्रियाटिक में बोस्निया के आसमान को लक्ष्यों पर हमला करते हुए भर दिया, सटीक निर्देशित गोला बारूद के साथ। 15 नाटो देशों ने इस अभियान में विमान सहयोग दिया, जिसमें जर्मनी के टोर्नेडो विमान भी थे। यह लुफ्तवाफे का पहला युद्ध अभियान था 1945 के बाद से, जिसे सर्बों ने नाटो के खिलाफ भड़काने के लिए नाजी कब्जे की यादें ताजा करने में प्रयोग किया। यह MQ-1 की पहली तैनाती भी होगी। प्रीडेटर ड्रोन, जिसे जमीनी आग ने नष्ट कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड से लगभग 4000 सैनिक जमीनी बलों के समर्थन में हवाई अभियान के लिए तैनात किए गए, जिनके साथ विभिन्न थे। तोपखाने के टुकड़े लाए थे जिनसे बोस्नियाई सर्ब पदों पर बमबारी की जा सके। जब जानबूझकर हिंसा शुरू हुई, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने बोस्नियाई सर्बों के भारी हथियारों को साराजेवो से हटाने का आदेश दिया, जिसकी अनदेखी की गई और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बलों ने सीधे हस्तक्षेप किया घेराबंदी को हटाने में। बोस्नियाई सर्ब बलों ने प्रतिक्रिया करते हुए एक कंधे से चलने वाली मिसाइल का प्रयोग करके एक फ्रांसीसी मिराज 2000 एंड स्ट्राइक विमान को गिराया। विमान के पायलट ने इजेक्ट किया, पर वे बंदी बनाए गए। लेकिन नाटो की मारक क्षमता भारी थी। 14 सितंबर तक बोस्नियाई सर्ब स्थलों पर 1024 बम गिराए गए थे और अब नाटो के सैनिकों की बढ़ती निकटता से बचने का एकमात्र उपाय नाटो की मांगों का पालन करना था। सुनियोजित बल सफल माने गए, इसलिए निलंबित हो गए, पर उड़ान संचालन जारी रहे। सितंबर की शुरुआत में ध्यान बोस्नियाई सर्ब लक्ष्यों पर हमला करने वाली नाटो की उन्नत वायु शक्ति की छवियों पर था। जमीन पर बोस्नियाई सर्बों को बोस्नियाक और क्रोएट बलों के नए हमले का भी सामना करना पड़ रहा था। बल के खत्म होने के बाद बोस्निया में स्पष्ट रूप से परिवर्तन हुआ था। इसलिए सर्बियाई राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच की बातों पर आधारित वे डेटन, ओहायो में आयोजित होने वाली बोस्नियाई सर्ब शांति वार्ता के लिए सहमत हो गए। यह जानबूझकर वार्ता में सभी पक्षों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1 नवंबर से मिलोसेविच ने बोस्नियाई राष्ट्रपति इज़ेटबेकोविच और क्रोएशियाई राष्ट्रपति टुचमैन से, साथ ही अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों से राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर मिले। अमेरिकी वार्ताकार रिचर्ड होलब्रुक की नेतृत्व में 3 सप्ताह तक चलने वाली वार्ता सरल नहीं थी, खासकर बोस्नियाक प्रतिनिधिमंडल को संगठित रखना, जिनके लोगों ने गहरी पीड़ा सही थी। वार्ता के परिणाम स्वरूप एक योजना बनी, जिसे जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा गया, बोस्निया और हर्जेगोविना में शांति के लिए, जिसने बोस्निया को 2 भागों में बने एक एकल राज्य के रूप में संरक्षित किया, बोस्निया क्रोएट फेडरेशन और बोस्नियाई सर्ब गणराज्य, जिसमें साराजेवो बना रहा, अविभाजित राजधानी शहर। समझौते ने सभी सदस्यों से इसके अतिरिक्त एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करने और भविष्य के विवादों को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाने की जरूरत थी, खासकर युद्ध और जातीय सफाई के बाद बड़े पैमाने पर शरणार्थी वापसी हो रही थी। मांग की गई थी कि सभी पक्ष मानवाधिकार उल्लंघनों और युद्ध अपराधों की जांच में सहयोग करें, जो समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद विवादास्पद होगा। 14 दिसंबर को पेरिस में, जहां लड़ाई समाप्त हुई, बोस्नियाई युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मरे और 2.5 मिलियन लोग
अपने घरों से विस्थापित हो गए। यह मध्ययुगीन क्रूरता और अंतरिक्ष युग की तकनीकी युद्ध था। इसने एक साथ संयुक्त राष्ट्र की सफलता और विफलताओं को उजागर किया, जो नई शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था में एक इकाई के रूप में रह गया। इसके संचालन के बारे में ज्ञान और आलोचना के लिए खुला। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को इतिहास की किताबों में ही सीमित मानते हुए कई पश्चिमी बलों ने अपनी रणनीतियां पुनः निर्देशित की। बोस्नियाई हस्तक्षेप के बाद डेटन शांति समझौतों के लिए 60,000 कार्यान्वयन बलों की आवश्यकता के मद्देनजर रक्षा को शांति स्थापना के प्रमुख ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता मानी गई। लेकिन जो देश पहले युगोस्लाविया का हिस्सा थे, उन्हें शांति लंबे समय तक नहीं मिली। 1999 में नाटो ने फिर से कार्रवाई में हिस्सा लिया, इस बार सीधे सर्बिया के खिलाफ, क्योंकि कोसोवो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। नाटो ने मानवीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना बमबारी करने का नाटकीय कदम उठाया। यह स्पष्ट होने के कारण रूस और चीन किसी भी हमले को मंजूर करने वाले प्रस्ताव को वीटो करेंगे। नाटो सफल रहा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का समर्थन कम था। अभियान की वैधता पर सवाल उठाया, और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की लगभग अक्षमता को उजागर किया जब वह अमेरिका का सामना कर रही थी, कुछ ऐसा जो और भी बड़ा मुद्दा बन जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का सामना करने का समय।